हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बीटेक सेकेंड ईयर AKTU केमिकल इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स का यूनिट 1 देखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस पे देखें तो सबसे पहले आता है कि हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है फ्लूइड्स के, फ्लूइड स्टैटिक्स, काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसमें फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड काइनेटिक्स को हम लोग और डायनामिक्स को, ये 3 पार्ट्स हैं इसके, जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक। तो इनको तो हम लोग आगे की यूनिट्स में बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बट ट्राई करेंगे कि हम इसी यूनिट में इनका बेसिक नॉलेज ले सकें। बाकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी इसके बहुत सारे हैं, तो कुछ यहाँ पे देखेंगे, कुछ आगे वाली यूनिट्स में देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे यूनिट्स में बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज जिनका इम्पोर्टेंट होगा इस यूनिट के लिए उनका ले लेंगे, बाकी का हम लोग अगले यूनिट में देखेंगे। उसके बाद से हमें फ्लूइड स्टैटिक्स को इसमें अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? जो बेसिक इक्वेशन है फ्लूइड स्टैटिक्स का वो पढ़ना है। प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। प्रेशर फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबमर्स बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है, प्रेशर मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि इस यूनिट को हम लोग एक लेक्चर में ख़त्म कर दें, बट देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं फ्लूइड क्या होता है। तो नॉर्मली फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड का मतलब ये होता है कि या तो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, ठीक है। तो फ्लूइड को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो डिफॉर्म हो सके, ठीक है ना। मतलब हम लोग उसे किसी भी शेप साइज में चेंज कर सके, ठीक है ना। जैसे पानी को अगर हम किसी भी कंटेनर में रख देते हैं तो उसका वो शेप ले लेता है, ठीक। गैसेस को क्या करते हैं? गैसेस को नॉर्मली हम लोग किसी कंटेनर के अंदर अगर बंद कर दें तो गैसेस का कोई शेप तो नहीं होता, बट उस कंटेनर के अंदर वो इकट्ठा हो जाता है, मतलब उससे बाहर नहीं जा पाता है। तो देखा जाए तो एक जो लिक्विड होता है, ठीक, अगर यहाँ पे कोई कंटेनर है, ठीक, जैसे कि देखिए ये लिक्विड है, ठीक, यहाँ पे कोई कंटेनर है, इसके अंदर अगर हम यहाँ तक लिक्विड भरे तो ये जो लिक्विड है इस कंटेनर का शेप तो ले ले रहा है ना। मतलब ये एक कैसा शेप हो गया? ये एक रेक्टेंगुलर शेप आ गया, ठीक। तो हमारा जो लिक्विड है वो क्या रेक्टेंगुलर शेप में आ गया ना। तो यही कहने का मतलब है कि फ्लूइड जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो या तो फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, ठीक, शियर फोर्स के एक्शन में, ठीक है ना। तो फ्लूइड जो हमारा हो सकता है लिक्विड है, गैस है, ठीक, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जो लिक्विड होता है उसको किसी भी शेप साइज में चेंज कर सकते हैं। बाकी हमारे और भी तरह के फ्लूइड्स होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग यही पढ़ते हैं, इनके बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। रेस्ट पे क्या बिहेवियर है इनका, मोशन अगर कर रहे हैं तो उस पर क्या उन पे क्या मतलब क्या बिहेवियर है इनका, ठीक है ना। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, वही हम बता रहे थे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे क्या क्या होते हैं फ्लूइड्स के। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आता है? डेंसिटी आता है, विस्कोसिटी आता है, सरफेस टेंशन आता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आता है, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलैरिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। तो डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये तीनों चीज़ें तो लगभग हम लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं इनको थोड़ा डेप्थ में भी पढ़ना पड़ेगा, और हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सबका नॉलेज ले ले। बाकी ट्राई करते हैं, देखते हैं किसका किसका नॉलेज ले पाते हैं जब। तो सबसे पहले देखते हैं डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी सब लोग जानते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम किसी भी मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर इसे डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ठीक। तो क्या है कि डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। अब क्या होता है, कुछ चीज़ों की डेंसिटी पहले से फिक्स होती है, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक। वाटर को अगर हम लोग 4.4 डिग्री सेल्सियस पे कंटेन करके रखें, ठीक है ना, और प्रेशर कितना होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक।
तो प्रेशर अगर 180 एम है और टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा जो डेंसिटी होता है वो आप लोग देख सकते हैं कि 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये जो हमारे यूनिट है उनका हमें खासकर ध्यान रखना है कि यूनिट में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक, क्योंकि अगर यूनिट चेंज होता है तो इसके वैल्यूज़ पे चेंजेस आते हैं, ठीक। तो केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, यूनिट का ध्यान देना, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ऐसे ही डेंसिटी ऑफ मर्करी और रूम टेम्परेचर, इसको 25 डिग्री सेल्सियस है, ये एक रूम टेम्परेचर है, सब लोग जानते होंगे। हमारा प्रेशर क्या है, 180 एम। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी हो जाएगी, 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। ये वैल्यूज़ फिक्स रहती हैं, ठीक है ना। एक सर्टेन कंडीशन होनी चाहिए, ठीक। किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को अगर अप्लाई करते हैं, जैसे कि 180 एम 25 डिग्री सेल्सियस, 180 एम 4.4 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर और मरकरी की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफाइंड रहती हैं कि इतनी ही होंगी, इससे ना ज़्यादा कम हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकता है। विस्कोसिटी, दूसरा जो हमारा है वो विस्कोसिटी है। अब विस्कोसिटी जो है, ये विस्कोसिटी पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स जो है विस्कोसिटी के ही आगे पीछे घूमता है। सारा खेल फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी का ही है। तो विस्कोसिटी होती क्या है, ये एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, ठीक, जो क्या करती है कि इसके जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको डिटरमाइन करती है, ठीक। शियरिंग स्ट्रेसेस के लिए, शियरिंग स्ट्रेस जो होते हैं उनके लिए इनके रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करती है, ठीक। तो यहाँ पे देखो विस्कोसिटी कैसे डिफाइंड होती है। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वहाँ पे एक लॉ लाया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जहाँ से हम लोग विस्कोसिटी को और अच्छे से फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कि द शियर स्ट्रेस ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक। तो जो शियर स्ट्रेस होता है किसी भी फ्लूइड एलिमेंट के लेयर पे, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन के। अब देखो शियर स्ट्रेस मतलब टाउ टॉर्क लगभग सबने पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पे टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, ठीक है ना। और इसको हम लोग वेलोसिटी क्या कहते हैं, इसको हम लोग ये जो है हमारा, इसको हम लोग तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो हमारा शियर स्ट्रेन होता है, ठीक। तो ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक। ये जो है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अब शायद आपको विजिबल होगी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई। तो हमारे अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी वाई, ठीक। जिसको कि या तो हम लोग शियर स्ट्रेन कह सकते हैं या वेलोसिटी ग्रेडियंट कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप लोग शियर स्ट्रेस को देखें तो कोई भी आप लोग पता है कि कोई कांस्टेंट ला देते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट जाता है। तो ये हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे म्यू के रूप में एक कांस्टेंट लाएंगे जो क्या होता है, हमारा विस्कोसिटी होता है, ठीक। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई। ये इक्वेशन पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके काम आएगी, ठीक है। तो इसको तो कभी भूलना नहीं है, ठीक, क्योंकि जैसे आप लोग हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफ़र में क्या है, होरियस लॉ, ठीक। मास ट्रांसफ़र में क्या हो जाएगा, मास ट्रांसफ़र में फिक्स लॉ, ठीक। तो और वैसे ही यहाँ पे क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो जो बेसिक चीज़ें हैं और ये जो है पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में यहाँ से लेके लास्ट तक इसका यूज़ होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये सबसे मेन इक्वेशन एक तरह से आप देख सकते हैं, तो ठीक। यहाँ से हम लोग विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम लोग शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी विस्कोसिटी मिल जाएगी। विस्कोसिटी की यूनिट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्योंकि इसके SI यूनिट, CGS यूनिट, MKS यूनिट, सारे यूनिट काम आते हैं। सारे यूनिट्स क्वेश्चन में दिए रहते हैं, क्वेश्चन हमें किसी भी यूनिट में पूछ सकता है। तो हमें क्या होना चाहिए, सारे यूनिट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो SI यूनिट क्या होता है, पास्कल सेकेंड, ठीक। अब आपको पता होगा पास्कल सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, kg पर मीटर सेकेंड, ठीक। CGS यूनिट में क्या होता है, 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये CGS यूनिट है।
तो 10 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है ये सीजीएस यूनिट इसका, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 10 पॉइस कह सकते हैं। और 10 पॉइस जो होता है 10⁻⁻1 पास्कल के इक्वल होता है, ठीक। एमकेएस यूनिट क्या होती है, 9.81 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 98.1 पॉइस, ठीक, 98.1 पॉइस, ठीक है ना, क्योंकि 10 पॉइस के इक्वल होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी के, ठीक। मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा इस तरीके से करें ताकि इस वॉल्यूम में और उस वॉल्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो सके, ठीक। तो ये क्या है, वॉल्यूम अपॉन मास, और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो अगर डेंसिटी का रेसिप्रोकल देख लें तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमें क्या देखना है, अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक। अब आ जाते हैं कंप्रेसिबिलिटी पे। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, तो ये जो होता है कि जो हमारा रिलेटिव चेंज, एक चेंज होता है, ठीक है ना, किसमें, कि जो चेंज होता है वॉल्यूम पर यूनिट प्रेशर में, ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, ठीक, पर यूनिट प्रेशर के हिसाब से किसी भी किसी भी चीज़ के वॉल्यूम में पर यूनिट प्रेशर के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी जो है बीटा से डिनोट होती है, ठीक। इसको बीटा कहिए या बी कहिए, कई जगह बी दिखाते हैं, कई जगह बीटा दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, -dV/V/dP, ठीक। तो जो ये dV/V होता है, ये चेंज इन वॉल्यूम होता है टोटल, ये पूरा जो है ये चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है ना। नहीं, ये जो पूरा है ये स्ट्रेन इन वॉल्यूम है, और जो dV है ये चेंज इन वॉल्यूम है, जो V है ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ठीक। और dP जो है वो क्या है, प्रेशर है, ठीक है ना। अगर हम लोग एक गिवन मास के लिए देखें, ठीक, जैसे कुछ मास दे दे, ठीक है ना, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है ρV, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करें, इसका डिफरेंशियल ले ले दोनों साइड के लिए, ठीक है ना। तो अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करने पे m का dm हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो v के टर्म में डिफरेंशिएट किया तो रो ऐसे ही रह जाएगा, ये dv हो जाएगा। फिर v को कांस्टेंट मानेंगे और डी रो हो जाएगा, ठीक। इतनी तो बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आती होगी, ठीक। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा dm है इसको 0 के इक्वल कर देंगे। 0 के इक्वल करने के बाद हम देखेंगे कि माइनस का dv/v, ठीक, इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो के इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसको इधर भेज देंगे, इसको उधर कर देंगे, तो दोनों माइनस, जैसे देखिए अगर इक्वल 0 के इक्वल कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो dv इज इक्वल टू माइनस का v dp, ठीक। अब ये डिवीज़न में चला जाएगा, इसका इधर इसका इधर, तो यही कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से देख रहे हैं जो माइनस का dv/v है ये डी रो अपॉन रो के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक। तो ये जो दोनों रिलेशनशिप है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे पावर लॉ बिहेवियर, उसमें इनका बहुत यूज़ होगा, ठीक है। अब आते हैं कैपिलैरिटी पे, ठीक। तो कैपिलैरिटी क्या होता है, कैपिलैरिटी जो है एक जैसे क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ में, किसी कंटेनर में वाटर लेते हैं, ठीक। वाटर लेने के बाद अगर हम उसमें कोई एक ट्रांसपेरेंट फ्लास्क वगैरह लेके कुछ भी डालते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पानी जो है भर रहा है, बट उसका जो अपर सरफेस है या तो कभी नीचे दिखेगा या कभी जैसे दिखेगा ऊपर के साइड है, ठीक। तो दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन पहला है राइज वाला, ठीक, जब हमें दिखेगा कि राइज इन वाटर है, ठीक है ना। तो राइज कब दिखेगा, जब ये अंदर की तरफ दबा हो, ठीक है।
जब पानी के अंदर हम लोग कंटेनर को डालेंगे और उसमें पानी भरना शुरू होगा तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक। तो जब ऐसा कुछ होता है फिर क्या कंडीशंस होती हैं उनको देखते हैं। तो ऐसा होने के बाद ये पूरा हमारा डायग्राम है। तो देखिए डायग्राम में क्या हो रहा है कि हमने इस फ्लास्क को, मान लीजिए एक फ्लास्क है जिसको हम लोगों ने पानी में डाला, ठीक। तो इस पे पानी भरता है तो आप लोग देखते होंगे ग्लास में जो पानी रहता है उसका जो हमें ऊपर का शेप है, अगर ग्लास में आधा ग्लास पानी है तो कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से एक एंगल लें थीटा, ठीक, और यहाँ से एक एंगल लें तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा ना। देखो अगर हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा एंगल। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। ये एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना, और ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है जहाँ तक वाटर आ गया है इस ट्यूब में उसकी हाइट कितनी है, एच है, ठीक है। तो यहाँ तक तो पानी आके भरा है ऊपर तक, ठीक है ना, राइज हो गया, वाटर का राइज हुआ है, ठीक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इनको देखेंगे, ठीक। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्सेस का, सरफेस टेंशन फोर्स का, उसको किसके इक्वल कर देंगे, वेट ऑफ वाटर इन द कॉलम, ठीक है ना। जो वेट है वाटर का कॉलम में उसके इक्वल कर देंगे। तो वर्टिकल फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, वेट ऑफ वाटर इन द कॉलम, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर मास, ठीक, और जो हमारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ठीक, तो मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, तो एम जी के इक्वल हो जाएगा। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये सरफेस टेंशन फोर्स है। सबसे पहली चीज़ क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स, तो एफ क्या हो जाएगा, रोयल हो जाएगा, रोयल कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ से L क्या हो जाएगा, L जो है हमारा पाई डी हो जाएगा, ठीक है ना, L पाई डी हो जाएगा, रो कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका निकाल लेंगे पाई डी स्क्वायर H/4, ठीक, इंटू रो जी, ठीक। अब यहाँ से हम लोग H निकालेंगे तो H की वैल्यू जो आएगी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है ना। ये जो है हमारा एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज इन वाटर, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन है हमारा कैपिलरी राइज का, जो कि इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं केटीव की एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसी का छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी कह लो, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी फॉल, ठीक। कैपिलरी फॉल का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने कोई फ्लास्क या कोई ट्यूब डाला पानी के अंदर तो पानी ऊपर आता ही नहीं है उस फ्लास्क में, ठीक है ना, या तो पानी का लेवल कम होता है या कोई और कंडीशंस होती है, ठीक। तो पानी राइज नहीं होता, राइज होने की अलावा जगह फॉल हो जाता है, ठीक। जैसे क्या करो, तुम लोग किसी ट्यूब में अगर पानी भर के ले जाके पानी के अंदर डालेंगे तो यही वाली कंडीशन सेम देखने को मिलेगी, ठीक। तो किसी भी ट्यूब के अंदर पानी भर लो और उसको ले जाके उसके अंदर डालो तो तुम देखोगे कि उसके ऊपर पानी नहीं आएगा, ठीक है ना, ब्लॉक हो जाएगा और ये वाली कंडीशन तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक। तो सिमिलरली इसको प्रूव कर सकते हैं, सेम कंडीशन लगेगी, सेम जो भी फॉर्मूले थे सारी वही कंडीशन लगेगी, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि फॉल हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, और ये सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है, ठीक। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी उसका मतलब होता है कि हमें न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में पढ़ना रहता है, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक। रियोलॉजी का मतलब होता है कि हमें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो हमारा होता है उसके बारे में स्टडी करना, ठीक, कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा होता क्या है, कैसे क्या क्या कंडीशंस होती है उसमें, क्या क्या कंडीशंस जनरेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग केस में पढ़ते हैं रियोलॉजी में। तो हमारे दो तरह के फ्लूइड होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, जो कि क्या करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, ऑब्वियस करता है, उसके सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करके चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है कि वो फॉलो नहीं करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, ये अपना खुद का रूल रेगुलेशन जो भी होता है बनाता है, ठीक। तो हम लोग ने क्या बोला, रियोलॉजी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो रियोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पावर लॉ बिहेवियर को समझना पड़ेगा, ठीक।
तो अब यहाँ से हमारी क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में, और मतलब और ज़्यादा क्या क्या इसके पार्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस इसमें आ सकती हैं, इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो पावर लॉ बिहेवियर, पावर लॉ बिहेवियर क्या कहता है कि ये हमारा जो है पावर लॉ बिहेवियर का मतलब है कि एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देना नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। ठीक, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई की पावर n। ठीक, अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। n इज इक्वल टू 1 यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड। बीटा जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक, n जो है कांस्टेंट रहेगा, दोनों चीज़ें कांस्टेंट। तो ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन हो जाता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। बीटा जो है कांस्टेंट है, ठीक, तो अगर हम लोग n की वैल्यू 1 पुट कर दे, बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड मिल जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन 1 से अगर हम लोग क्या करें, इसको चेंज कर सकते हैं ना। जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे n है, ठीक, अगर n-1 कर दे, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। ठीक, अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, पावर को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। ठीक, पावर को सॉल्व करेंगे तो n-1 + 1 इज इक्वल टू n। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे हमने ऐसे चेंज करके लिख दिया है। अब चेंज करने से हमें क्या मिलेगा, हमें एपरेंट विस्कोसिटी मिल जाएगी। ठीक, जिसको हम लोग म्यू एपरेंट कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, एपरेंट विस्कोसिटी हो गया। ठीक है ना, अब एपरेंट विस्कोसिटी क्या होता है, जो हमारा टाउ है ये किसके हो जाएगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, म्यू एपरेंट इज इंटू डी यू अपन डी वाई प्लस बीटा। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन है किसका, पावर लॉ बिहेवियर का। ठीक, अब यहाँ से हम लोग और सारी कंडीशंस के बारे में देखते हैं। ठीक, तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन न्यूटोनियन फ्लूइड का। ठीक है, सबसे पहला आता है डायलेटेंट फ्लूइड। ठीक, डायलेटेंट फ्लूइड में क्या होता है, बीटा जो है 0 हो जाता है। ठीक है ना, अब इसको आप या बीटा कह सकते हैं या बी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, मैं तो बीटा लेके चलता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बीटा लेके चला हूँ। n इज़ ग्रेटर देन 1, इस कंडीशन में क्या है, n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो देखिए दोनों कंडीशन में लगा देंगे, एक टाउ के नॉर्मल वाले कंडीशन में, एक म्यू एपरेंट वाले कंडीशन में। ठीक है ना, दोनों जगह n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। तो इसमें क्या होगा, जब n से ग्रेटर होगी वैल्यू, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के हिसाब से जो इसकी एपरेंट विस्कोसिटी होगी, ठीक, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ साथ बढ़ेगी। ठीक है ना, जैसे जैसे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, रेट का डिफॉर्मेशन जैसे जैसे होगा उस वैसे वैसे इसकी एपरेंट विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक, इसका एग्जांपल हो जाएगा राइस, स्टार्च। ठीक है, अब स्यूडो प्लास्टिक क्या होता है, इसमें बीटा इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। ठीक, एपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीजेज विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। एपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे रेट का डिफॉर्मेशन होता है, वैसे वैसे एपरेंट विस्कोसिटी भी डिक्रीज करती है। जैसे ब्लड हो गया, मिल्क हो गया। ठीक, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होता है, n की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है ना, और एपरेंट विस्कोसिटी जो होती है ये म्यू डी यू अपन डी वाई की पावर n-1। अब n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो यहाँ से म्यू एपरेंट की इसके इक्वल हो जाएगी, म्यू की इक्वल हो जाएगी। तो बिंगम प्लास्टिक के लिए एक कंडीशन बनाते हैं हम लोग कि टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट। ठीक है ना, अब टाउ नॉट जो होता है वो थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस होता है। ठीक, जो कि टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट म्यू बीटा डी यू अपॉन डी वाई, इसके इक्वल ये हो जाता है। ये कंडीशन किसके लिए है, स्यूडो प्लास्टिक के लिए। ठीक है ना, जैसे टूथपेस्ट देखा होगा कितना गाढ़ा होता है, केचप। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे म्यू एपरेंट जो है हमारा वो म्यू के इक्वल आ जा रहा है। ठीक, अब टाउ वाली कंडीशन उठाएंगे। ठीक, अब इस फॉर्मूले में उठा के रखा, फिर हमने एक टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड शियर स्ट्रेस है, कुछ लाके इसमें जोड़ दिया। ठीक, अब देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा देख लीजिए आप लोग, कि अगर हम लोग ग्राफ के थ्रू देखें तो ये टाउ है ऊपर की तरफ। ठीक, ये डी यू अपन डी वाई है। ठीक है ना, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये बीटा है। ठीक, तो बिंगम प्लास्टिक का कंडीशन ये हो गया, n इज इक्वल टू 1, कि हम यहाँ से यूनिट डिस्टेंस आगे चलें तो हम यहाँ से बिंगम प्लास्टिक को पा गए। ठीक, ये जो है हमारा स्यूडो प्लास्टिक है, एक ये बढ़ रहा है, एक टाइम आने के बाद ये फिर से घटना शुरू हो जा रहा है। ठीक, ऐसे, तो n लेस देन 1। ठीक, ये बढ़ता जा रहा है।
ठीक। n इज ग्रेटर देन 1 ये डायलेटेंट का हो गया, ये स्यूडोप्लास्टिक का हो गया, और ये सीधा जाएगा तो n इज इक्वल टू 1 न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक, नॉर्मल सा डायग्राम है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ आपको डाउट हो सकते हैं, जैसे कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना, और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे कैसे ये एपरेंट विस्कोसिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और एपरेंट विस्कोसिटी को और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, जहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है, एपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है, और कैसे ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, क्या रिलेशन है इनमें। रिलेशन यही है, ठीक है ना, बस इसको समझना है। ठीक, कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है और एपरेंट विस्कोसिटी क्या है। ठीक, तो आगे हम लोग इसको और अच्छे से जब डिटेल में, अभी आगे डिटेल में पढ़ना है इसको। ठीक, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताऊंगा। मैं आपको ट्राई करूंगा सेकेंड क्लास में इसको क्लियर कर दूँ। ठीक, नॉर्मली हमें लगता है कि हम 2 क्लासेस में इसको कवर कर लेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के यूनिट 1 को। ठीक, अब हम आ जाते हैं बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक, बेसिक इक्वेशन क्या होती है, अब हम लोग बात करते हैं बेसिक इक्वेशंस ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक, तो एक नॉर्मल सा फ्लूइड एलिमेंट आप लोग कंसीडर कर लीजिए दिमाग में। ठीक, मैंने ये कंसीडर किया। ठीक, ये क्यूबॉइडिकल शेप है, अगर ऊपर से हम लोग इस पर क्या फोर्स लगा रहे हैं, P इंटू डी ए। ठीक, और देखिए अगर ऊपर से इतना फोर्स लग रहा है, नीचे से क्या लग रहा है ये भी देखना ज़रूरी है। तो नीचे से जो लगेगा उसमें क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा dp अपॉन डी जेड इंटू डी जेड। ठीक, इंटू डी ए। तो देखिए याद रखने का तरीका क्या है कि यहाँ से पी डी ए आ रहा है। ठीक, पी डी ए तो ये रहा, हम लोगों ने ऐड क्या कर दिया, डी पी अपॉन डी जेड इंटू डी जेड। डी जेड क्या है, इसका डिस्टेंस है। ठीक है, अब फोर्स बैलेंस लगा देते हैं। फोर्स बैलेंस लगाओ यहाँ पे, पी डी ए और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मास इनटू ग्रेविटी। ठीक, और यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है। ठीक, नॉर्मली एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी ए इंटू डी जेड। ठीक, इंटू जी। तो यहाँ पे हमने उसको पुट कर दिया। अब यहाँ से जब पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसका, इसमें मल्टीप्लिकेशन करके अलग अलग करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, डी पी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू रो जी। ये जो है हमारा क्या है, ये बेसिक इक्वेशन है फ्लूइड स्टैटिक्स का। ठीक, अब थोड़ा सा प्रेशर डेप्थ रिलेशन से समझ लेते हैं। तो 3 तरह का प्रेशर होता है। देखिए, एक एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक गॉज प्रेशर होता है। ठीक, ये तीनों प्रेशर्स में एक रिलेशन आता है कि जो पी एब्सोल्यूट होता है वो पी एटीएम प्लस पी गॉज के इक्वल होता है। ठीक, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ से एक नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला बनता है। देखा जाए तो हम अभी जो एवब इक्वेशन देखें यहाँ से भी हम ये सेम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, बट क्यों इतना करना है यार। और डायरेक्टली हम ये देख सकते हैं ना कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर दें तो हमारा गॉज प्रेशर जो है एब्सोल्यूट प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो गॉज प्रेशर जो होता है रो जी एच, इसका प्रूफ कभी पूछता नहीं है, बस आप लोग ये ध्यान में रखिए जो प्रेशर होता है वो रो जी एच के इक्वल होता है। कौन सा प्रेशर, गॉज प्रेशर। ठीक है ना, और एब्सोल्यूट प्रेशर भी इसी के इक्वल होता है। गॉज और एब्सोल्यूट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कहने को ये कहते हैं कि ये निगेटिव मतलब निगेटिव साइन को वो करता है, प्रपोज करता है, बाकी ये पॉजिटिविटी दिखाता है, बट एक तरह से दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है ना, जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो लगभग सेम ही अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इसमें आज हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लूइड। ठीक, हमने सबके बेसिक नॉलेजेस लिए हैं। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को थोड़ा अच्छे से पढ़ा, बट उसमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन वगैरह हमें थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, तो इसको अगली क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स थोड़े बहुत इनको भी ऊपर देख लिया जाएगा, क्योंकि आगे चल के हमें पढ़ना है। यहाँ पे हम फ्लूइड स्टैटिक्स देख रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स में इसके बेसिक रिलेशनशिप को देख लिया। ठीक, क्या इक्वेशन बनता है फ्लूइड स्टैटिक्स का, और प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप देख लिया। अब हमें 2-3 टॉपिक बचे हैं जिनके बारे में बात करनी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन पे बात करेंगे।
और अभी तक आपको क्लास कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।